छात्रों, मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान सहारनपुर, आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले आज आप सभी को होली महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसी नोट के साथ आज शुरू कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। देखिए, ये वीडियो है यूपी बोर्ड 12th के स्टूडेंट्स के लिए, फिजिक्स की वीडियो है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपी बोर्ड 2022 एग्ज़ाम के लिए। उसकी ये सीरीज चली हुई है। इससे पहले हम लोग इसके लिए 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उनको हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि वो आपके लिए बहुत खास है और एग्ज़ाम में आने की इसकी पूरी संभावना है। कैसे? चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्या है टॉपिक आज का? आज का टॉपिक है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। जी हाँ, गॉस का नियम है विद्युत स्थितिकी में, गॉस का नियम है आवेश के संबंध में और विद्युत फ्लक्स के संबंध में। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने गॉस का नियम नहीं पढ़ा है तो आप लोग कृपया अपनी किसी भी टेक्स्ट बुक से गॉस का नियम पढ़ करके आएँ, उसे पढ़ करके ही इसके अनुप्रयोग हो सकते हैं। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए, कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए? उनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है रेखीय आवेश घनत्व। जी हाँ, गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हम लोगों को दो परिभाषाएं या फिर 2 भौतिक राशि पता होनी चाहिए, जिसमें पहली है रेखीय आवेश घनत्व और दूसरी है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो सबसे पहले बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या है और आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है। उसके बाद हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ये 3 अनुप्रयोग आपके कोर्स में इस बार हैं। उन 3 में से पहला अनुप्रयोग आज करेंगे और बाकी 2 अनुप्रयोग अगली वीडियो में करेंगे। ये बहुत ही खास चीज़ है। तो गॉस के नियम का जो पहला अनुप्रयोग है उसे करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है और आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है। तो आप लोगों को समझा दूं कि रेखीय आवेश घनत्व आखिर क्या होता है। चलिए समझते हैं इसको। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि चाहे कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, हर वस्तु में आवेश की मात्रा कुछ ना कुछ होती है। 25 कूलाम, 26 कूलाम, 250 कूलाम, इस प्रकार से कुछ भी मात्रा हो सकती है। तो अब घनत्व की बात करी जा रही है। किसका घनत्व? आवेश का घनत्व है। किसका घनत्व है? आवेश का घनत्व है। आवेश का घनत्व है। आवेश के घनत्व की बात करी जा रही है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको बता दूं कि रेखीय आवेश घनत्व आखिर होता क्या है। रेखा का मतलब होता है एक लाइन, लीनियर कहते हैं रेखा को। क्या कहते हैं? लीनियर। तो रेखा का मतलब लीनियर। अब यानी कि रेखा का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है हमारे दैनिक जीवन में? तार। एक तार जो है जिसकी लंबाई कुछ ना कुछ हो, रेखा मतलब जिसकी लंबाई हो उसकी चौड़ाई कुछ ना हो, केवल लंबाई लंबाई हो। ठीक है, लंबाई बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई बहुत, मोटाई बहुत कम, तो वो होती है रेखा। और रेखा का एग्जाम्पल तार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मान लिया एक तार है और चूंकि हर चीज में आवेश होते हैं, इसलिए इस तार के अंदर भी कुछ ना कुछ आवेश होंगे। मान लिया इस तार के अंतर्गत Q कूलाम आवेश है। कितने कूलाम आवेश है? Q कूलाम। 250, 150, 240 कुछ भी हो सकते हैं, उसको मान लिया हमने Q कूलाम आवेश है। टोटल लंबाई इसकी मान लिया यदि L है, क्या है इसकी लंबाई? L लेंथ मान ली, 100 मीटर, 150 मीटर कुछ भी हो सकता है। यानी कि इस तार की L लंबाई में Q कूलाम आवेश है। ठीक है, तो एकांक लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में, 1 सेंटीमीटर लंबाई में कितने आवेश होंगे, वही क्या है उसका रेखीय आवेश, वही क्या है उसका रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक है, अब मान लिया कि इसकी L लंबाई में Q कूलाम आवेश थे। कितने आवेश थे? Q कूलाम आवेश। तो एक लंबाई में कितने होंगे? Q के बटे L कर लो ना, ये Q के बटे में चला जाएगा, Q के अपोन में चला जाएगा L। भाई L लंबाई में इसके Q आवेश हैं, तो एक लंबाई में कितने होंगे? Q अपोन L। तो ये ही क्या है उसका रेखीय आवेश घनत्व है। क्या है ये? रेखीय आवेश घनत्व है। और रेखीय आवेश घनत्व हमेशा तार का होता है। किसका होता है? तार का, यानी कि जो एक रेखा में हो उसका ही होता है रेखीय आवेश घनत्व। जिसका घनत्व होता है वो ऊपर, जिसमें होता है तार में है तो तार की लेंथ नीचे। समझ में आ गई बात? तो ये होता है Q बटे L।
यानी कि किसी तार की एक लंबाई में आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रटना नहीं है, परिभाषा यहां से समझनी है। इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा नामक अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, कुछ ना किसी लंबाई में कोई ना कोई आवेश होगा। तो मान लिया L लंबाई में Q कूलाम आवेश है, तो एक लंबाई में कितने आवेश हैं वे निकाल लो, वही क्या है उसका रेखीय आवेश घनत्व है, कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रा कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? जिसका घनत्व है, ये आवेश का घनत्व है, किसमें, रेखा में, लेंथ में। तो आवेश जिसका घनत्व है वो ऊपर, किसमें, रेखा में, लंबाई वो नीचे, और ये आ गया आपका रेखीय आवेश घनत्व। परिभाषा यहां पर नोट कर लीजिएगा कि यदि L लंबाई में Q आवेश है तो एक में कितने होंगे, Q बटे L। जैसे कि मान लिया 25 मीटर लंबाई में 50 कूलाम आवेश है, तो 1 मीटर में कितने होंगे, 50 बटे 2, 50 बटे 25 ही तो करोगे भाई, 50/25 ही तो करोगे, जब तो 2 आएगा। समझ में आ गई बात कि 1 मीटर में कितने हुए, 2 कूलाम आवेश हुए। समझ में आ गई बात? ठीक है, याद रखना आप लोगों को। तो यही है कि एक में कितने कूलाम आवेश है, वही क्या है आपका रेखीय आवेश घनत्व है। मैं आपको लिखवा रहा हूं यहां पर। किसी तार की एकांक लंबाई में, देखिए लिख दिया है मैंने यहां पर, किसी तार की एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। L में Q आवेश है, तो एक में कितने होंगे, Q बटा L। तो इस राशि यही, ये Q बटा L ही क्या कहलाएगा, उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा कहलाएगा, उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा कहलाएगा। अर्थात लैम्बडा का मान आ गया Q बटे L, लैम्बडा का मान आ गया Q अपॉन L, ये आ गया। अब इसका मात्रक क्या हुआ, जो उसके फॉर्मूले में आवेश का मात्रक कूलाम, इसे प्रति कहेंगे, ये मीटर, क्या मात्रक आ गया इसका, कूलाम प्रति मीटर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में भी शॉर्ट में आ सकता है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, ये पूछा जा सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो क्या आ गया, कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक आ गया। वी में सूत्र क्या आएगा, आवेश का वी में सूत्र रख दो ऊपर, क्या होता है, AT। ठीक है, और नीचे लंबाई का वी में सूत्र रख दो L, तो L ऊपर जाएगा, तो L-1 AT या फिर L-1 TA, ये इसका वी में सूत्र आएगा, नोट करना अपने बुक में। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं इसमें क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है वह है आवेश का पृष्ठ घनत्व है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, रेखीय घनत्व हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है। पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल से है, किससे, क्षेत्रफल से। ठीक है, याद रखना। और रेखा का मतलब लंबाई से था, रेखा का मतलब लंबाई, तो लंबाई किसकी होती है, तार की होती है। ऐसे ही क्षेत्रफल किसका हो सकता है, आप लोगों को पता है, आयत। ठीक है, आयत का, वर्ग का, 2D में जितने भी हैं, वृत्त का, इनका सबका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो वहां पर भी क्या, अगर कोई वस्तु वृत्त टाइप की है, या फिर जैसे ये बोर्ड है आयताकार, ऐसी टाइप की है, क्या इसके अंदर भी आवेश होंगे, हाँ 100% होंगे, आवेश हर वस्तु में है, मैंने बताया था आप लोगों को। तो इसका, इस क्षेत्रफल का मैं क्या निकालूंगा, इस क्षेत्रफल का, ये मान लिया ए क्षेत्रफल है, इसका भी हम क्या निकाल सकते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो हमेशा याद रखना, आवेश का पृष्ठ घनत्व वही होगा जहां पर क्षेत्रफल होगा, जहां पर लंबाई होगी वहां पर रेखीय आवेश घनत्व होगा, जहां पर क्षेत्रफल होगा वहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा। याद रखना आप लोगों को। ठीक है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, मान लिया अब इस क्षेत्रफल में, क्या इस क्षेत्रफल में आवेश होंगे, बिल्कुल होंगे। मान लिया इस पूरे क्षेत्रफल में ए में Q कूलाम आवेश है, इस पूरे क्षेत्रफल में, यानी कि 25 मीटर स्क्वायर, 27 मीटर स्क्वायर में कुछ ना कुछ कूलाम आवेश होंगे, 250, 360 कूलाम। अब मान लिया मैंने कि इसमें ए क्षेत्रफल में Q कूलाम आवेश हैं, तो अब मुझे आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल में घनत्व निकालना है। तो जिसमें निकालना है वो नीचे आएगा, जिसका निकालना है, आवेश का निकालना है, वो ऊपर आएगा। मान लिया ए क्षेत्रफल में Q कूलाम आवेश हैं, तो एकांक क्षेत्रफल में कितने आवेश होंगे, कितने आवेश होंगे, अरे Q से A का भाग लगेगा ना, ये नीचे जाएगा, एक में Q अपॉन A होंगे, तो ये Q अपॉन A ही क्या कहलाया, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाया। क्योंकि आवेश ऊपर है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाया। इसे करते हैं सिग्मा से प्रदर्शित, किससे, सिग्मा, छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है जिसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है, मान लिया ए क्षेत्रफल है, अगर उसके भीतर
प्लस 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 ऐसे क्यू कूलाम आवेश है, तो ए क्षेत्रफल में, टोटल क्षेत्रफल में क्यू कूलाम आवेश है, तो एकांक क्षेत्रफल में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने आवेश होंगे, क्यू बटे ए। और तो यही क्या कहलाता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है कि एक में कितने, 2 3 4, एक में कितने 5 6 7 8 कूलाम, कितने कूलाम आवेश एक के अंदर, तो वही क्या कहलाता है। अगर वो एक क्षेत्रफल में है तो वो पृष्ठ घनत्व कहलाएगा, अगर वो एक लंबाई में है तो क्या कहलाएगा, रेखीय घनत्व कहलाएगा। अगर वो यहाँ पर और चीज भी हो सकते हैं, अगर वो आयतन का घनत्व पूछ ले तो हमेशा आयतनात्मक घनत्व होगा, वो यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, याद रखना है आप लोगों को। तो कैसे परिभाषा लिखेंगे, सिग्मा का फॉर्मूला आ गया क्यू बटे ए, तो फॉर्मूले से लिख देंगे, किससे लिख देंगे, फॉर्मूले से। वही है कि एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, नीचे क्षेत्रफल है ना, तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। ये परिभाषा, ये आप लोग नोट करके जाना, इससे परिभाषा बना देंगे कि एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को सिग्मा कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। सिग्मा कहते हैं, सिग्मा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, और मात्रक आएगा उसका कूलाम, क्यू का मात्रक कूलाम है तो कूलाम रख देंगे, इस अपॉन के निशान का नाम प्रति लगा दिया, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर का मात्रक आ गया। विमा आ गई, क्योंकि क्षेत्र आवेश की विमा लिख दी ऊपर 80 होती है, फिर अपॉन का निशान, नीचे ए की विमा क्या होती है, एल स्क्वायर, क्या होती है, एल स्क्वायर, तो विमा आ जाएगी एल के ऊपर जाएगी माइनस की 2 ए टी। ये नोट डाउन कर ले क्वेश्चन। चलते हैं अब गॉस के नियम के अनुप्रयोग की तरफ। चलिए गॉस के नियम का अनुप्रयोग पर अब हम आते हैं। क्या है गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग, गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ई का मान निकालना है। इसको हम गॉस के नियम की सहायता से करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं गॉस के नियम का प्रयोग किया जाएगा, और उसकी सहायता लेकर के, उसके ऊपर कदम रख के हम लोग उसकी सहायता लेकर के हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालेंगे अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट। ठीक है, आपके सामने है। अब इसका चित्र देखते हैं सबसे पहले कि डायग्राम कैसे इसका बनाएंगे, आरेख कैसे खींचेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सबसे पहले एक तार लेना पड़ेगा। मान लिया तार ले लिया मैंने, और तार हमेशा याद रखना, तार क्या करती होती है, हमेशा बेलनाकार। कैसी होती है तार, क्या करती, बेलनाकार। तार हमेशा बेलन की श्रेणी में आता है, तार को बेलनाकार कहते हैं, बेलन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसकी सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से। तो गॉस का नियम क्या कहता है कि गॉस के नियम कहता है कि सबसे पहले चाहे कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो तार हो, चाहे वो एक क्षेत्रफल हो, कुछ भी हो, उसको सबसे पहले घेरने का काम करना चाहिए। उसको घेरते हैं। अब घेरते किस चीज से हैं, उसके क्योंकि इसमें भी आवेश होंगे, इसमें भी आवेश होंगे, ऐसे इस तार के अंदर भी आवेश होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे 100%। तो इन आवेशों को सबसे पहले घेर लो, चारों तरफ से इनको घेर लिया जाए। तो कौन करता है घेरने का काम, जो घेरता है उसकी हम कल्पना करते हैं अपने दिमाग में, वो होता है गासियन पृष्ठ। क्या कहते हैं उस पृष्ठ को, गासियन पृष्ठ। जो आवेशों को चारों तरफ से घेर दे वो पृष्ठ क्या कहलाता है, गासियन पृष्ठ कहलाता है। और वस्तु के अनुसार गासियन पृष्ठ की अलग अलग आकृतियां होती हैं। जैसे कि ये वस्तु बेलनाकार है तो बेलन को बेलन ही घेर सकता है, बेलन को बेलन ही घेर सकता है। जैसे कि ये तार, मान लिया ये बेलनाकार तार है ऐसे, तो इसके चारों तरफ को हम ऐसा पृष्ठ खींचेंगे जो उसके आवेश को घेर सके। तो कौन घेर सकता है, क्या वृत्त घेर सकता है, नहीं। हम इसके चारों तरफ को खींचेंगे बेलनाकार गासन पृष्ठ। कैसा गासन पृष्ठ, बेलनाकार गासन पृष्ठ। तो सबसे पहले एक तार लिया, ठीक है, अनंत लंबाई का है, ऊपर भी नीचे भी लंबाई बहुत है। अब इसके आवेश को घेरना पड़ेगा। क्यों घेरना पड़ेगा, क्योंकि गॉस के नियम के अनुसार। ठीक है, तो गॉस कैसा गासन पृष्ठ खींचेंगे, बेलनाकार गासन पृष्ठ खींचेंगे, ऐसा बेलनाकार गासन पृष्ठ। अब बेलनाकार गासन पृष्ठ हमने पहले ही खींच लिया, लेकिन इससे पहले हम लोग वो बिंदु ले सकते हैं जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तार के निकट कोई बिंदु मान लिया यहाँ पर मान लिया कि वो बिंदु क्या है, पी बिंदु है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए देख लिए,
ये घासन पृष्ठ खींचा हमने, बेलनाकार घासन पृष्ठ कुछ इस टाइप का हुआ। घासन पृष्ठ हमेशा काल्पनिक होता है, ये वास्तविक चीज नहीं होती, सिर्फ दिमाग में घेरने के लिए बनाया जाता है आवेशों को। तो इसने कुछ ना कुछ आवेश घेर लिए होंगे, इसके अंदर वाले जो आवेश रहे होंगे वे घेर लिए होंगे, ठीक है। तो जो आवेश घेरा उसके अनुसार, अब यहाँ पर ये बिंदु तार के निकट एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और ये घासन पृष्ठ खींचा हम लोगों ने L लंबाई का, कितनी लंबाई का खींचा, L लंबाई का एक घासन पृष्ठ खींचते हैं तीव्रता ज्ञात करने से पहले, क्योंकि हमें गॉस के नियम की सहायता लेनी है। अब ये बिंदु मान लिया कि तार से r दूरी पर है, कितनी दूरी पर है बिंदु, तार से r दूरी पर है, उसके निकट ये बिंदु, ठीक है। अब गॉस के नियम की सहायता से देखिए, सबसे पहले करने का तरीका क्या है कि इस बिंदु के चारों तरफ एक, क्योंकि इस पूरे के पूरे घासन पृष्ठ का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। कैसा है एक चित्र, मैं चित्र को आप लोगों को इसके माध्यम से समझा दूं कैसे ये चित्र रहा होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लिया ये वो तार है, ये वो तार है जिसकी लंबाई हम अनंत है। अब इसके निकट कोई पॉइंट यहाँ पर है, उस पॉइंट पर हम लोगों को यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो निकालनी है। और ये है अपना घासन पृष्ठ, ये बेलनाकार है, ये भी बेलन है और ये भी बेलन। तो स्थिति कुछ ऐसी है, स्थिति कुछ ऐसी आपके सामने दिखाई दे रही होगी, देख लो। ये तार है, ये लकड़ी, ये तार है और ये घासन पृष्ठ है जो मैंने पन्ने से बनाया हुआ है एक पृष्ठ से। तो इस प्रकार से ये घासन पृष्ठ देखिए। अब ये बिंदु यहाँ पर लिया गया होगा, यहाँ पर ये मेरी उंगली दिखाई दे रही होगी, इस यहाँ पर मेरी उंगली दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये बिंदु लिया गया है P। अब इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके चारों तरफ है, आगे भी पीछे भी देखिए चारों तरफ है। ये घासन पृष्ठ इस प्रकार से घूम सकता है, चारों तरफ को घासन पृष्ठ है, इस पृष्ठ ने इसके आवेश को घेरा। तो उसके दो सिरे हो गए, एक समतल सिरा सामने वाले सिरे ये, और एक ये वक्र पृष्ठ। ये जो गोल गोल पृष्ठ है, ये जो गोल गोल है, ये जो गोल गोल पृष्ठ है ये वाला, ये पृष्ठ क्या कहलाता है, बेलन का जो है वो वक्र पृष्ठ कहलाता है ये। और जो ऊपर वाले सिरे हैं ये समतल सिरे कहलाते हैं। तो ऐसा कुछ स्थिति है, मैंने आप लोगों को बता दी कि इसके बिंदु सामने भी ले सकता है, बराबर में इधर भी ले सकता है, इधर भी ले सकता है और पीछे भी ये बिंदु ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दी स्थिति। अब ये बिंदु मान लिया P यहाँ पर है r दूरी पर इससे। अब ये सामने गोल गोल ऐसे भी तो होगा चारों तरफ को, तो सामने भी ले सकता है, यहाँ पर पीछे भी ले जा सकता है, बराबर में इधर भी ले जा सकता है। तो सारी जगह दूरी, चूंकि इसकी त्रिज्या r है तो सारी जगह इसकी दूरी क्या रहेगी, r ही रहेगी। ये बिंदु उसके वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ होता है, ये वक्र पृष्ठ होता है, ये समतल पृष्ठ होता है बेलन का। तो वक्र पृष्ठ पर अगर बिंदु कहीं भी लूंगा तो दूरी उसकी r ही रहेगी, अगर r त्रिज्या का खींचा है तो, ठीक है। ये आप लोगों को समझ। अब इसके लिए बिंदु P के चारों ओर इसका एक लघु क्षेत्रफल अवयव लेते हैं dA। क्या लेते हैं, dA की दिशा क्या होती है, हमेशा तल के लंबवत बाहर की तरफ, ये क्षेत्रफल सदिश है। इसके लिए एक लघु क्षेत्रफल अवयव लिया dA, और dA की दिशा हमेशा लंबवत रहती है तल के लंबवत। कैसे, मान लिया ये घासन पृष्ठ है, तो इस घासन पृष्ठ, मान लिया घासन पृष्ठ है तो उस घासन पृष्ठ के तल पर ऐसे लंबवत बाहर की तरफ। यहाँ पर खींचोगे तो यहाँ पर लंबवत, यहाँ पर खींचोगे तो यहाँ पर लंबवत, यहाँ पर खींचोगे तो यहाँ पर लंबवत आएगी। हमेशा लंबवत बाहर की तरफ इसकी दिशा रहती है क्षेत्रफल सदिश की। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा dA की ये रही बाहर की तरफ। अब इस बिंदु पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं Q नोट आवेश मानूंगा, कितना मानूंगा, +Q। तो प्लस यहाँ पर है तो उससे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो E की दिशा भी क्या रहेगी, बाहर की तरफ, यानी कि E और dA दोनों एक ही दिशा में रहेंगे। अब बात करें इसके समतल सिरों की, यहाँ पर क्या, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, मान ले अगर ये बिंदु यहाँ न होकर यहाँ होता तो क्या स्थिति होती। तो क्षेत्रफल तो ऐसे ऊपर ऐसे है, तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होता है। क्षेत्रफल तो ऐसे है, तो क्षेत्रफल तो इस दिशा में है, तो लंबवत क्या होगा, तो dA की दिशा यहाँ पर इस प्रकार से होगी, dA की दिशा ऊपर होगी, और जबकि E की दिशा वही रहेगी बाहर की तरफ। अगर यहाँ पर Q नोट है तो उसे बाहर की तरफ धकेलेगा। तो E और dA के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री कोण है समतल सिरों पर, और यहाँ पर ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा। निकालना कैसे है मैं आप लोगों को बता दूं एक बार समझा करके। आप लोग पहले चित्र यहाँ पर बनाइएगा, दोनों सिरों पर दिखाना है हम लोगों को ये, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा चित्र। अब क्वेश्चन को करने से पहले एक बार समझते हैं फटाफट से क्या है। अब ये तार है, मान लिया ये अनंत लंबाई का तार है, और ये एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप से आवेशित, यहाँ पर लिख दूं मैं, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित तार, ठीक है। एक समान रूप से आवेशित का मतलब क्या है कि सारे तार पर बराबर मात्रा में आवेश है, 5 5 5 5 5 5 कूलाम या फिर 7 7 कूलाम बटा हुआ है आवेश बराबर रूप से।
जब आवेश समान है तो तीव्रता भी समान होगी इसके चारों तरफ किसी भी बिंदु पर, याद रखना ये बात। तो हमने अगर माना कि मान लिया तार अनंत लंबाई का एक तार है जिसका कौन सा घनत्व होगा आवेश का, पृष्ठ घनत्व होगा या रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व, क्योंकि तार में लंबाई होती है। मान लिया अनंत लंबाई का तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, मान लिया लैम्बडा है, ठीक है। अब क्या है मानेंगे कि मान लिया तार से r दूरी पर एक बिंदु, जो चित्र में है वही लिखना है, जो चित्र के अंदर है वही बराबर में लिखना है। कैसे लिखेंगे कि तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करनी है, गॉस के नियम की सहायता से ज्ञात करनी है, गॉस के नियम की सहायता से ज्ञात करनी है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जब भी गॉस के नियम की सहायता लेंगे तो हमेशा घासन पृष्ठ खींचेंगे। तो अब घासन पृष्ठ भी खींच लो। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला L लंबाई का क्या खींच लिया, एक घासन पृष्ठ खींच लिया, घासन पृष्ठ खींच लिया। अब घासन पृष्ठ भी खींच चुका है, ठीक है। तो अब बताएंगे कि r दूरी पर बिंदु P बता दिया हम लोगों ने, घासन पृष्ठ भी खींच लिया, ठीक है। तो अब हम लोग कहेंगे कि चूंकि तार जो है वो एक समान रूप से आवेशित है, तार क्या है, एक समान रूप से आवेशित है, यानी कि आवेश क्या है, समान है, Q का मान समान है, ठीक है। और दूरी भी क्या है, हर जो बिंदु की पर जो पृष्ठ पर है उसकी समान है। तो याद रखना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घासन पृष्ठ पर क्या होगी, एक समान होगी, क्योंकि तीव्रता आवेश पर निर्भर करती है, आवेश पर निर्भर करती है और दूरी पर निर्भर करती है। जब दूरी हर जगह देखिए ऐसे घूमेगा, ये त्रिज्या की ऐसे ऐसे पीछे की तरफ, सामने भी बिंदु ले सकते हैं गोल गोल गोलाई में, ये बिंदु P सामने भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बराबर में भी हो सकता है। तो आप लोगों को बताता कि हर जगह दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी, दूरी समान रहेगी और एक समान रूप से आवेश है, आवेश भी समान रहेगा तो तीव्रता भी क्या रहेगी, एक समान रहेगी। और इसकी दिशा हमेशा लंबवत रहेगी बाहर की तरफ, क्योंकि मान लिया बिंदु P पर ज्ञात करनी है तो यहाँ पर प्लस का आवेश मानेंगे, यहाँ पर भी प्लस है, बाहर की तरफ धकेलेगा। यहाँ बिंदु भी लिया वो तो ये प्लस आवेश है तो यहाँ पर प्लस का आवेश मानेंगे तो वो बाहर की तरफ धकेलेगा। तो हमेशा दिशा क्या रहेगी, बाहर की तरफ, और रहेगी मात्रा उसकी एक समान, तो तीव्रता एक समान होगी और बाहर की तरफ होगी। अब मान लिया इसके पृष्ठ पर जिस बिंदु के पर ज्ञात करना है उसके चारों तरफ एक लघु अवयव मान लिया क्षेत्रफल का, एक लघु पार्ट, एक छोटा हिस्सा ले लिया, छोटा हिस्सा, ये पूरा क्षेत्रफल है इसका, लेकिन पूरा क्षेत्रफल नहीं लिया, एक छोटा हिस्सा लिया। जब छोटा हिस्सा लेगा तो थोड़ा फ्लक्स होगा, तो पहले छोटा फ्लक्स ज्ञात करेंगे, फिर बड़ा फ्लक्स ज्ञात करेंगे, फिर गॉस के नियम लगाएंगे और फिर हम लोग E का मान ज्ञात कर लेंगे। तो छोटा क्षेत्रफल लिया तो लघु क्षेत्रफल अवयव के लिए जो क्षेत्रफल सदिश का मान होता है वो हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होता है। मान लिया ये क्षेत्रफल है, ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इसके लंबवत ये क्षेत्रफल के साथ। तो अब क्षेत्रफल ऐसे गोल गोल था, इस प्रकार से गोल, तो यहां पर निकालना है तो ऐसे लंबवत, तो हमेशा वो भी लंबवत बाहर की तरफ रहेगा, यानी कि क्षेत्रफल सदिश और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोनों एक ही दिशा में रहेंगे इसके वक्र पृष्ठ पर, बेलन के, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो ये वाला पृष्ठ होता है, ये वाला पृष्ठ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, बस गोलाई वाला, ये समतल सिरे होते हैं, ये वक्र पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो क्षेत्रफल सदिश है वो बाहर की तरफ और E की दिशा भी बाहर की तरफ रहेगी, यानी कि दोनों एक ही दिशा में रहेंगे। तो यहां पर मैं फ्लक्स निकाल सकता हूं, जितना छोटा क्षेत्रफल होगा उतना ही थोड़ा फ्लक्स गुजरेगा। ये लघु क्षेत्रफल है, यानी कि लघु को कहते हैं यहाँ पर D। अगर मान लिया पूरा क्षेत्रफल A है तो लघु क्षेत्रफल होता है D लगा दो बस उसके आगे, D का मतलब कम, डिराइव, तो D लगा दे यहाँ पर। तो DA क्या होता है, उसका एक छोटा भाग होता है, A का एक छोटा भाग DA है। तो ऐसे ही अगर पूरे क्षेत्रफल से फाई E फ्लक्स गुजरेगा तो DA से कितना गुजरेगा, D फाई E। तो पहले D फाई E का मान निकाल लेंगे फ्लक्स की परिभाषा से, फिर उसका समाकलन कर देंगे, वहां से फिर फाई E का मान निकाल लेंगे, और यहां पर कितना होगा, समतल सिरों पर कितना होगा, क्योंकि समतल सिरों पर क्या है, E की दिशा तो वही रहेगी बाहर की तरफ। और जब DA की बात आएगी तो समतल सिरे ऐसे होते हैं, ऐसे समतल सिरे, ये ऊपर वाला काला काला पार्ट ऐसे ऐसे। तो जब समतल सिरा हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से है बाएं से दाएं, तो क्षेत्रफल सदिश जो खींचा जाएगा इसके ऊपर वो क्षेत्रफल के लंबवत होगा। क्षेत्रफल तो इस दिशा में है, इसके लंबवत ऊपर की तरफ ऐसे आएगा, तो क्षेत्रफल सदिश और तीव्रता के बीच में कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। और जब भी 90 डिग्री कोण होता है तो हमेशा फ्लक्स शून्य होता है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला लगा दो D फाई E बराबर E डॉट DA होता है, E डॉट क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का डॉट प्रोडक्ट। अब जब डॉट प्रोडक्ट खोलूंगा तो E DA इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण, उसकी थीटा, कितना कोण बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना मान आएगा 0। तो याद रखना समतल सिरों से हमेशा शून्य फ्लक्स गुजरेगा। कितना फ्लक्स गुजरेगा, शून्य फ्लक्स गुजरेगा। तो अब हम लोग शून्य फ्लक्स गुजरेगा तो यहाँ पर इनकी तो बात होगी नहीं, केवल इसकी बात होगी। तो इसके कारण जो फ्लक्स गुजरेगा वो समाकलन करके हम लोग निकाल लेंगे। और एक कहता है कि गॉस की परमें होती है फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, तो वो लगाएंगे। दोनों की सहायता से फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे बिंदु
पी पर। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ कुछ मैं लिखवा रहा हूं तब समझ में आएगा। पहले लिखते हैं इसकी हिंदी। हिंदी लिखने का क्या तरीका है, जो चित्र में है वही बराबर में लिख दो बस। चलिए करें, चलिए देखते हैं अब इसकी हिंदी देखते हैं कैसे लिखेंगे। वही बिल्कुल सेम जो चित्र में है वही लिख रहे हैं कि मान लिया अनंत लंबाई के एक समान रूप से अवस्थित तार का रेखीय आवेश घनत्व मानेंगे सबसे पहले कि लैम्बडा है। मान लिया तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करनी है E किसकी सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से। जब गॉस के नियम की सहायता से ज्ञात करनी है तो बेलनाकार पृष्ठ खींचना पड़ेगा। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार L लंबाई का एक बेलनाकार घासन पृष्ठ खींचते हैं। खींच लिया जी, बिल्कुल खींच लिया, ठीक है। चूंकि तार एक समान रूप से अवस्थित है, जी हाँ, अतः घासन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। बिल्कुल सही बात है, जब आवेश समान है तो तीव्रता भी क्या होती है, समान होती है, और दूरी भी समान रहेगी। मैंने आपको बताई थी क्यों, क्योंकि चारों तरफ को गोलाई में आया है, तो r दूरी पर अगर ये है तो सामने भी r दूरी पर कोई बिंदु है तो उस पर भी तीव्रता वही रहेगी। बराबर में यहाँ कोई बिंदु है उस पर भी तीव्रता वही रहेगी। आप लोगों को बता रखा है मैंने। अतः प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी और उसकी दिशा बेलने की त्रिज्या की सीध में अनुदिश का मतलब उसकी सीध में बाहर की ओर दिष्ट होगी। बिल्कुल है। मान लिया यहाँ पर ज्ञात करनी है P पर, तो P पर क्या होगी, इसकी त्रिज्या ऐसे है ये, तो इसकी दिशा में बाहर की तरफ ऐसे रहेगी तीव्रता की दिशा, क्योंकि यहाँ पर भी हम प्लस आवेश मान करके चलेंगे, या प्लस 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 को प्रतिकर्षित करेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो बाहर की ओर दिष्ट होगी। इस प्रकार पृष्ठ पर लिए गए किसी भी लघु क्षेत्रफल अवयव डीए के लिए, मान लिया पृष्ठ पर ये ले लिया एक लघु क्षेत्रफल अवयव डीए है, इसकी दिशा भी बाहर की तरफ रहेगी। डीए के लिए विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई व लघु अवयव डीए दोनों की दिशा बाहर की तरफ है। दोनों की दिशा एक ही दिशा है बाहर की तरफ। यहां पर भी दोनों की दिशा एक ही रहेगी, यानी कि ई और डीए वक्र पृष्ठ पर, तो वक्र पृष्ठ का मतलब गोल वाला पृष्ठ, समतल का मतलब ये ऊपर वाला पृष्ठ, समतल का मतलब ये ऊपर वाला पृष्ठ, ये समतल है और ये वक्र पृष्ठ है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ पर क्या होगा, हमेशा ये गोल गोल वाला वक्र पृष्ठ पर दोनों की दिशा बाहर की तरफ रहेगी, एक ही दिशा में रहेंगे। समतल पर क्या रहेगा मैंने आपको बता दिया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अतः इस लघु वक्र पृष्ठ पर जो लघु अवयव है इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, सबसे पहले वो निकालेंगे। अतः लघु अवयव डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे सबसे पहले। कितना होगा, जब क्षेत्रफल छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा गुजरेगा। क्यों गुजरेगा, क्योंकि फ्लक्स होता है बल रेखाओं की माप, बल रेखाएं इसमें से कम ही गुजरेंगी, थोड़े क्षेत्रफल में से थोड़ी ही बल रेखाएं गुजरती हैं, ज्यादा क्षेत्रफल है तो ज्यादा बल रेखा। तो हमेशा हम लोगों के पास तरीका है कि हम लोग जब भी फ्लक्स निकालेंगे तो पहले छोटे क्षेत्रफल के लिए निकाल लो। ये इस पूरे क्षेत्रफल का ही तो एक हिस्सा है, इस सारे क्षेत्रफल का ही तो एक हिस्सा है ये। पहले छोटे के लिए थोड़ा फ्लक्स निकाल लो, फिर इसका समाकलन कर देंगे तो पूरे क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स आ जाएगा, तो पूरे क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो पहले थोड़ा फ्लक्स निकालते हैं गुजरने वाला। डी फाई ई बराबर क्या होगा, ई डॉट डीए। अब चूंकि ई और डी दोनों एक ही दिशा में है तो डी फाई का मान क्या आएगा, ई डीए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो डी फाई का मान क्या आएगा, ई डी ए। ये बात आप लोगों ने नोट कर ली यहां तक कि लघु फ्लक्स कितना आ गया, डी फाई बराबर ई डी ए। अब देखिए मैं इसको यहां पर मिटाऊंगा इस पूरे के पूरे को, क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं बची है हमारे पास। ये हिंदी आप लोग वीडियो को रोक करके ये हिंदी नोट कर लीजिए आप लोग बराबर में पहले, उसके बाद ये लिख रहे हैं हम, ठीक है। समझ में आ गई। तो हिंदी में आप लोगों को सामने हटा रहा हूं, ये वीडियो को रोक कर आप हिंदी जो है कर सकते हैं। ये मैंने यहां पर हटा दी और इस चीज को हम जो का तो जो है वो लिख रहे हैं लघु अवयव वाला। ये जो का तो मैं लिख रहा हूं ऊपर यहां पर आता है लघु अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो रहा है। देखिए ये जो का तो यहां पर लिख रहा हूं कैसे, डी फाई का मान निकाल रहे हैं, ई डॉट क्या आया, डी ए। अब डी फाई का मान क्या आएगा यहां से, ये जो का तो ई डी ए। क्या ई डी ए दोनों एक ही दिशा में है तो कोण कितना रहेगा इनके बीच का, 0 डिग्री। कितना रहेगा, 0 डिग्री। तो क्या मान आ जाएगा इसका, ई डी ए। डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो इसका परिमाण दोनों के बीच कितना कोण है, 0 डिग्री है ना वहां पर, तो cos 0 डिग्री, तो ई डी ए आ गया, ठीक है। अब इसको भी हटा दूं, इस सारे को भी यहां पर हटा देता हूं।
ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये आ गया अब EDA, ठीक है। अब हम लोग के पास एक सूक्ष्म फ्लक्स आ गया थोड़ा। अब पूरे पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालना चाहें तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का समाकलन कर देंगे। तो लिख देंगे अतः संपूर्ण वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब ये गोल वाला पृष्ठ, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं, अतः संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, इसका समाकलन कर दो, डी फाई ए का समाकलन कर दिया और इसका समाकलन कर दिया, EDA का समाकलन कर दिया, दोनों तरफ का समाकलन कर दिया। तो जब भी थोड़े थोड़े फ्लक्स का समाकलन करेंगे तो पूरा फ्लक्स आ जाएगा फाई ई, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला प्राप्त हो जाएगा। डी से ये खत्म, ये समाकलन और ये अवकलन खत्म। अब इसका समाकलन करेंगे, जब भी समाकलन करते हैं तो जो चीज नियत होती है वो बाहर, चूंकि ई का मान अभी हमने लिखा था कि ई क्या है, हर बिंदु पर एक समान है, तो ई का मान एक समान है तो ई समाकलन से बाहर ले लूंगा, समाकलन होगा केवल डीए का, समाकलन किसका होगा, डीए का, यानी लघु क्षेत्रफल का समाकलन होगा। लघु क्षेत्रफल अवयव का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, लघु क्षेत्रफल अवयव डीए का समाकलन करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा ए, डी से ये खत्म, ए आ जाएगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। और चूंकि ए का मान क्या होता है, बेलन के जो वक्र पृष्ठ होता है उसका मान होता है 2 पाई आर एल। क्या मान होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का, यानी कि इस वक्र पृष्ठ का मान कितना होता है 2 पाई आर एल। तो अब फाई का मान क्या आएगा, ई गुणा एक ही जगह रख दूंगा 2 पाई आर एल, ठीक है, ये रख दिया ई गुणा 2 पाई आर एल। अब बात करते हैं इसके समतल सिरों से कितना गुजरेगा, इसके समतल सिरों से कितना गुजरेगा, क्योंकि समतल सिरों पर ई और डी दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं हर बिंदु पर, चाहे यहां लगा दो, यहां पर ई की दिशा क्या होगी, क्योंकि यहां पर प्लस आवेश मान होगा तो बाहर की तरफ ये होगी, और डी की दिशा क्या होगी, अगर मैंने लघु अवयव ले लिया तो ऊपर की तरफ, क्योंकि हमेशा ई और डी समतल सिरों पर, नीचे देख लो, नीचे यहां पर मान लिया बिंदु ले लिया मैंने, तो ई की दिशा तो बाहर की तरफ रहेगी और डी की दिशा रहेगी नीचे की तरफ, ऐसे, तो हमेशा लंबवत रहते हैं ई और डी जो, और जब ई और डी लंबवत रहते हैं तो कितना फ्लक्स आता है, 0। कैसे, अब लिख देंगे इस बात को भी, चूंकि बेलन के समतल सिरों पर, चूंकि बेलन के गासियन बेलन के गासियन, चूंकि गासियन बेलन के समतल सिरों पर वेक्टर ई व डीए, वेक्टर ई व वेक्टर डीए लंबवत हैं, अतः समतल सिरों से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, 0 होगा, कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, नहीं गुजरेगा, ठीक है, क्योंकि डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस 90 हो जाएगा, कोस 90 डिग्री कोण है ना, तो कोस 90 का मान 0 आ जाएगा, समझ में आ गई बात। तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, अतः केवल फ्लक्स किसका बचा, केवल वक्र पृष्ठ वाला बचा, तो अतः फाई का मान क्या आ जाएगा, समतल सिरों का उसका मिला करके ई गुणा 2 पाई आर एल ही रहेगा। अगर समतल सिरों से कुछ गुजरने वाला फ्लक्स कुछ ना कुछ आता तो वो भी इसके अंदर में प्लस करके लिख देता, अब 0 आया तो 0 प्लस करेंगे तो यही रहेगा। अब इसे समीकरण नंबर 1 बना लो, इसे समीकरण नंबर 1 बना लो, यहां तक नोट कर लो अपनी नोटबुक में। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गई, तो अब हमें लेनी है गॉस की प्रमेय की सहायता, अब हमें लेनी है गॉस की प्रमेय की सहायता। तो ये समीकरण नंबर 1 यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। ऊपर से मैं इसको हटा दूं, ऊपर से मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा, ठीक है, ये हटा दिया मैंने। ये समीकरण नंबर 1 आप लोगों ने यहां पर लिख ली, समीकरण नंबर 1 फाई बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल, ठीक है। अब गॉस का नियम क्या कहता है, परंतु गॉस के नियम से, क्योंकि हमें गॉस के नियम की सहायता लेनी थी, अब लेने का समय आया है गॉस के नियम से। गॉस का नियम क्या कहता है कि जो फ्लक्स है गुजरने वाला वो आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, यानी कि फाई का मान q/ε0 होता है। लेकिन चूंकि हमने यहां पर माना हुआ है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व लैम्बडा है, और लैम्बडा का मान क्या होता है, लैम्बडा का मान होता है q/l। अब q का मान यहां से निकाल लेंगे, क्या आएगा, लैम्बडा में इसकी गुणा हो जाएगी लैम्बडा l, तो ये q का मान लैम्बडा l यहां पर रख देंगे, लिख देंगे चूंकि q बराबर लैम्बडा l के है, अतः फाई का मान क्या आ जाएगा, लैम्बडा l/ε0, लैम्बडा l/ε0। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। अब समीकरण
गॉस का नियम तो कह रहा है कि इतना प्लस गुजरेगा इस गॉसियन पृष्ठ से, लैम्बडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, और हम कह रहे हैं कि फाई बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल गुजरेगा। तो दोनों समीकरण एक ही बात बता रही हैं। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि ये भी फाई का मान बता रहा है, तो एक साइड बराबर है, इस साइड भी बाई तरफ फाई है, एक तरफ ये है, तो राइट हैंड साइड बराबर रख लेंगे, राइट हैंड साइड बराबर रख लेंगे ना। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा कि ई गुणा 2 पाई आर एल किसके बराबर आ जाएगा, ये लैम्बडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट के, किसके, लैम्बडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट के। और यहां से हम लोग ई का मान निकाल लेंगे, ई का मान निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे ई का मान, देखिए एल से तो एल कट जाएगा, एल से एल खत्म हो गया, तो यहां पर क्या बचा कि बस लैम्बडा के अपोन में क्या आ गया, ये 2 पाई आर चला जाएगा लैम्बडा के अपोन में, लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर, और ये एप्सिलॉन नॉट पहले से यही आ जाएगा ई का मान, यानी कि ई का मान क्या आ गया, ई का मान ये आ गया। अब इसमें क्या काम करेंगे, 2 की गुणा और 2 की भाग कर ली, 2 की ऊपर गुणा कर दी, 2 के नीचे भाग लगा ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर 2 लैम्बडा आ गया, नीचे 4 आ गया, तो नीचे क्या आ गया, 2 की 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट यहां पर रख लिया, 1 रख लिया ऊपर, 2 लैम्बडा की ऊपर गुना हो गई, नीचे क्या बचा आर, तो 2 लैम्बडा अपॉन आर, ये आ गया। 2 की गुणा 2 की भाग लगा दी, तो 2 लैम्बडा, 2 की 2 में करेंगे 2 दूनी 4, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपका आ गया है अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई का फॉर्मूला किसकी सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से। देखिए ये पहले है, इसके बाद फिर ये है, इसके बाद ये स्टेप, और इसके बाद ये स्टेप यहां पर आकर खत्म हुआ। ठीक है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। मैंने समझाने की इसमें पूरी कोशिश करी है आप लोगों के, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने आराम से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और वीडियो को देखें, और कोई डाउट रह गया है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे भेज सकते हैं, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सारे डाउट सोल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।